हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे, है ना। आज हम जानेंगे जो आपका एनसीएल का पेपर हुआ था आपका फिटर ट्रेड का, उसका हिंदी में है। देखेंगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको इंग्लिश में बाकायदा, आपका सारा बाकी सारा क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में लगभग लगभग है ना। सो टोटल क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 70 टेक्निकल क्वेश्चन थे और 30 जो थे नॉन टेक्निकल। तो सारे क्वेश्चन के एक एक करके देखेंगे ना। जहाँ पे डाउट होगा आप उस पर कमेंट कर देना, उस पर सॉल्यूशन कर देंगे, है ना। बाकी ये इसका ऑब्जेक्शन का डेट पार हो गया है, तो मैंने कहा ऑब्जेक्शन के लिए उससे पहले एक बना दिया था। तो कौन कौन से ऑब्जेक्शन थे उसमें इंग्लिश में सारा कर दिया था, तो ये आपका इंग्लिश का रहेगा। इसमें एक एक करके देखेंगे। ये आपका पार्टिसिपेट आईडी हो गया, फिर उसके बाद पार्टिसिपेट नेम जिस व्यक्ति ने पेपर दिया था, उसके बाद ये आपका सेंटर हो गया जहाँ पे पेपर हुआ था। जैसे टेक टेस्टिंग सेंटर है, ये अपना लखनऊ में है ना, तो वहाँ पे पेपर। और ये डेट हो गया जहाँ पे जिस डेट में पेपर हुआ था। उसके बाद टेस्टिंग टाइम हो गया, मतलब टेस्ट जिस टाइम पे हुआ था तो 12:30 बजे से 2 बजे। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट है ना, टेक्नीशियन फिटर कैटेगरी, टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैट 3 है ना। सो एक क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर इंग्लिश है। इसमें देखोगे ये आपका क्वेश्चन है, हिंदी में दिया हुआ है। ये आपका आंसर है जो एनसीएल के साइड से दिया है, वो आंसर ये है जो ग्रीन कलर का है। जो आपके साइड से दिया गया है ये आपका चूजन ऑप्शन में दे दिया है, ये आपका आंसर है ना। बाकी ऑप्शन आईडी है, ये आपका क्वेश्चन आईडी है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, किसी दिए गए पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रिल साइज को स्थिर कर्तन चाल से सबसे कम तुर्क गति की आवश्यकता होगी। तो आरपीएम का कह रहा है, तो आपका डायमीटर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी का आरपीएम कम होगा, और कम डायमीटर वाले में ज़्यादा स्पीड रहता है ना। तो सिंपल आपका है 25 mm हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डायमीटर किसका होगा, इसी का होगा 25 mm, बाकी सारे छोटे हैं, है ना। तो ए जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन भी लगा रखा है ए, इनका सही है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, तांबे का तार का एक रोल है जिसका वजन है 8 kg और तांबे का घनत्व दे रखा है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो आपका दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो CGS मात्रा का उपयोग करते हुए रोल के तांबे के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई। तो इसमें क्या है, देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम होता है ना। तो हमारा मास कितना दिया हुआ है, 8 kg दिया है। तो इसको हम ये जैसे ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम में चेंज करेंगे तो आपका 8000 हो जाएगा। 8000 और वॉल्यूम हमारा क्या है, ये डेंसिटी है, तो वॉल्यूम या वॉल्यूम इधर हो जाएगा और डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 10 मतलब 800 आ जाएगा। 800 हो जाएगा क्या, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका, है ना। और निकालना जो है हमारा वॉल्यूम जो है वो 800 आ गया। उसके बाद जो है लेंथ ऑफ वायर निकालते हैं हम। ये क्या रोल में तांबे के तार की लंबाई, तो इसका जब निकालेंगे हम, सो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लेंथ ऑफ वायर के लिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। इसको डिवाइड करो तो वॉल्यूम हमारा आया कितना, 800 डिवाइडेड बाय 0.5, है ना, 0.0। तो ये हमारा जब काटेंगे ना तो ये हमारा 16/25 आता है ना। तो मतलब 1600 आ जाएगा। 16/25 पॉइंट के बाद 3 शून्य है ना, तो ये 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका लिखा हुआ है 1600 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल गया है सेंटीमीटर क्यूब निकल गया है। तो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर यहाँ दो कट गया, बाकी बचेगा सेंटीमीटर खाली, तो 1600 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये आपका है थर्ड क्वेश्चन में 24.76 को डिग्री और मिनट में चेंज करना है। 24 का तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये 76 को आपने डिवाइड चेंज करना है, तो इसमें 60 मिनट करोगे तो इसमें से 45 मिनट लेते हैं, 15 मिनट को बाद में रहने देते हैं, तो उसमें करके आपका 36 आएगा ना। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है संख्यात के बराबर, तो 100 लीटर होता है। सी जो है आपका सही उत्तर है। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टूल को फिटिंग टूल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखो ये इसमें बेंच वाइज को कर रखा है ना, जबकि बेंच वाइज जो होता है ना ये आपका होल्डिंग टूल होता है। तो इसमें जहाँ तक ये है, ये आपका रेंच होना चाहिए, रेंच जो है वो फिटिंग टूल में आएगा। बाकी देखो इन्होंने कर रखा है
क्योंकि आप देखोगे ना बाकी चीज़ को है रेंज तो है ना वो हैंड टूल्स में आ जाता है, कटर तो कटिंग टूल में आ जाएगा, बेंडिंग ये भी हैंड टूल में आ जाएगा, लेकिन बेंच वाइज क्या होता है ना वो होल्ड करता है। तो उसके हिसाब से शायद इन्होंने आंसर कर रखा है। जैसे हम फिटिंग कुछ भी काम करते हैं ना, फिटिंग जॉब बनाते हैं तो सपोर्ट उसी का लेते हैं जॉब बनाने के लिए, तो हो सकता है उसके हिसाब से इन्होंने दे रखा है ना, सही ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर। इसमें निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया समकोण त्रिभुज में एबीसी में निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा का पूछा है। सेक थीटा का जो है सही दर्शाता है। तो सेक थीटा का क्या होता है, h/b होता है ना। तो इसमें h कौन सा होगा, ये h हो जाएगा और b आपका बेस ये हो जाएगा। तो h क्या हो जाएगा, AC/AB हो जाएगा, AC/AB। तो किसमें ऑप्शन में AC/AB, ये आपका डी में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। पावर ड्राइव हेरिंगबोन गियर में एक पावर ड्राइव हेरिंगबोन गियर में से एक का उपनाम है। तो पावर ड्राइव हेरिंगबोन जो गियर होता है उसमें क्या होता है, डबल हेलिकल होता है। तो यही चीज़ आंसर है, वो आपका डी जो है आपका सही उत्तर है। बेबल जो होता है एंगुलर होता है, वर्म गियर भी होता है, वैसे हेलिकल जो होता है वो स्पाइरल होता है ना। यही पावर ड्राइव में यूज होता है। 8वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका 200 किलोमीटर को मील के रूपांतरित, मतलब 200 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मील में रूपांतरित करना है। 1 मील बराबर दे रखा है 0.621 करके, है ना। तो इसको आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो 200 से, 62 दूनी 124, तो ये आपका आ जाएगा 124.20 मील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9वें नंबर पे। तो 9वां नंबर है लेथ बैक प्लेट का प्राथमिक कार्य क्या होता है। लेथ का जो बैक प्लेट होता है उसका प्राथमिक कार्य पूछा है। उसका जो मेन कार्य होता है, प्राइमरी कार्य जो होता है, लेथ स्पिंडल पर कार्यधारक उपकरणों को माउंट करना होता है ना। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 10 नंबर पे। तो 10 नंबर है आपका विच फीचर ऑफ अ सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन अलाउ फॉर ड्रिलिंग होल एट एनी एंगल। किसी भी एंगल में आपको सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में अलाउ करता है ड्रिल करने के लिए। तो वो क्या होता है, वो आपका टिल्टिंग टेबल होता है, जिससे आप किसी भी एंगल में घुमा के उसमें ड्रिल कर सकते हो। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में आपका निम्नलिखित में से किस पदार्थ को अपनी उच्च सामर्थ्य के कारण सबसे कम तुर्क गति की आवश्यकता होगी। इन चारों ऑप्शन में देखो कौन सा है सबसे अधिक, मतलब है स्ट्रेंथेबल है। तो आपका वही है जो आपका मिश्र धातु होगा ना, अलॉय स्टील जो होगा वो आपका ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा उसमें होगी, इसीलिए उसमें स्पीड जो है वो कम चाहिए होगा, है ना। हाँ वही है, सबसे कम तुर्क गति। तो इसमें आपको कम स्पीड चाहिए होगा, बाकी सब में इसके कंपैरिजन ज़्यादा रहेगा, है ना। तो बी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है चक थ्रेड। चक थ्रेड और स्पिंडल नोज दोनों को साफ करने के क्या उद्देश्य हैं। तो लेथ में बता रहा है, लेथ में जो आपका चक थ्रेड होता है या स्पिंडल नोज होता है उसको साफ करने का मेन रीज़न क्या होता है। तो उसके मेन रीज़न यही होते हैं कि वहाँ पे जो होता है बैठने के लिए जगह, और जो वहाँ पे आपका थोड़ी बर वगैरह रहते हैं, गंदगी रहती है, उससे क्या होता है ना, जो जॉब आपका बनेगा ना उसको क्षति पहुंचा सकता है, उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए उसको साफ करना जरूरी होता है। तो ये हिंदी में लिख रखा है आपका उचित सुस्थापन सुनिश्चित करना तथा मलबे से होने वाली क्षति को रोकना होता है। बी जो है आपका सही उत्तर है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर में निम्नलिखित विकल्पों में से एमीटर के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। एमीटर के संबंध में गलत पूछ रहा है ना, तो ये समांतर क्रम में नहीं लगा होता है। ये बाकी सारा देखेंगे, ये परिपथ धारा प्रवाहित करता है, ये आपका सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए, तो गलत कथन यही है आपका बी वाला जो है, ये समांतर क्रम में नहीं जुड़ा होता है, बाकी सारे सही हैं ना। अगले में आते हैं 14 नंबर पे। तो 14 नंबर है चेन के अतिरिक्त चेन रेंच में दो मुख्य घटक और कौन कौन से हैं। तो चैन रेंच होता है, उसमें जो मुख्य घटक और होते हैं आपके टूथ ब्लॉक होते हैं और हैंडल होते हैं। ए जो दे रखा है ये आपका गलत आंसर है, सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला है 15 नंबर पे आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में रेडियल आर्म जो है को आधार देने के लिए कौन सा अवयव उत्तरदायी है। तो ये पूछ रहा है जो रेडियल आर्म होता है वो किस पे टिका हुआ होता है। तो आपका कॉलम पे होता है ना, कॉलम के साथ वो अटैच किया हुआ रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैलिपर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। जो कैलिपर्स होते हैं कैसे वर्गीकृत करे रहते हैं। तो वो आपके क्या होते हैं, टाइप ऑफ जॉइंट होता है और उसके जो लेग्स होते हैं, मतलब जो आधार होता है उसके आधार पर, पादों के मतलब लेग्स जो होते हैं उसके आधार पर, क्योंकि जगह जॉइंट के हिसाब से देखोगे स्प्रिंग जॉइंट होता है, फर्म जॉइंट होता है ना। उसके बाद लेग्स पे जाओगे तो लेग्स जो होता है स्ट्रेट लेग होता है, बेंट लेग होता है,
इंटरनल एक्सटर्नल अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तो आपका बी जो है आपका सही उत्तर है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में है द ऑपरेशन ऑफ पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन इज़ प्राइमरली ड्रिवन बाय। तो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन जो होता है ऑपरेशन करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्राइमरी ऑपरेशन किसके द्वारा? तो मोटर होता है, मोटर से जो बेल्ट के द्वारा कनेक्टेड होती है और वो चलता है। तो मोटर जो है वो प्राइमरी आपका मशीन है जो ड्रिल मतलब चलाने के लिए वो काम आता है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है फ्लैंजदार पाइप जोड़ों को उपयोग सामान्यतः किस उपयोग में किया जाता है? तो फ्लैंजदार जो होता है ना, ये मान लो इस तरह से ये आपका पाइप है, ये आपका फ्लैंज है ना, दो तरह से जुड़ता है ना। ये आपका जनरली जो आपका पंपिंग स्टेशन होता है वहाँ पे ये बोल्ट लगते हैं, ऐसे करके जोड़ा जाता है। तो बी जो है आपका सही उत्तर है। वही उसी से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है इन फ्लैंज पाइप जॉइंट है ना, द कंपोनेंट यूज टू क्रिएट अ सील बिटवीन अ फ्लैंज। दोनों फ्लैंज जो होते हैं, ये जो दो फ्लैंज बनेंगे, ये जो दो फ्लैंज बनेंगे इसके बीच में एक गैस्किट लगाई जाती है ना। तो गैस्किट के बारे में पूछ रहा है किस चीज़ का होगा, तो आपका हार्ड रबड़ वॉशर होता है ना। कहीं कहीं पे आपको जो है ना मेटल वाले भी मिलेंगे, वो एज पर एप्लीकेशन आपका मिलता है ऐसे। अकॉर्डिंग टू इसके ऑप्शन के जाओगे तो आपका रबड़ ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें वी दिया हुआ है पट्टा से वी वेल्ड ड्राइव में संबंधित नहीं है, पहचान कीजिए। इसमें T1 T2 दे रखा है, पट्टे में केस किए हुए तो नहीं है संबंध, मतलब जो संबंधित नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सही संबंध की पहचान कीजिए। सही संबंध किसमें बता रहा है? इस जिसमें T1 हो गया T2 हो गया है ना। पट्टे के केस में ये थिकनेस है ना, ढीले सिरों पर तनाव है। वी वेलोसिटी हो गया जो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। अब म्यू जो हो गया पट्टे और पुल्ली रिंग के बीच का घर्षण गुणांक है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, वो है म्यू। इसके बाद थीटा में दे रखा है पुली के चारों ओर पट्टे का चढ़ाव कोण है, और 2 अल्फ़ा जो है आपका अंतर्गत कोण है, इंक्लूडेड एंगल है। तो आपका ये बी जो है आपका सही हो जाएगा। T1/T2 मतलब थिकनेस 1/T2 और ई म्यू थीटा बाई साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है, यदि किसी ड्रिल का कुंडलिक कोण हेलिक्स एंगल बहुत अधिक हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? चिप और फ्लूट को जो चिप जो होता है फ्लूट्स को अवरुद्ध कर सकती है। तो हेलिक्स कोण कहाँ बनता है? आपका सेंटर से लेकर जो हेलिक्स वाला होता है ना उसी के बीच में बनता है। ये जैसे आपका ड्रिल बन गया, ये ड्रिल बनता है ना, तो यहाँ तो सेंटर होता है और जो इधर कटता है ना, इधर से बाहर निकलता है, वही आपका हेलिक्स कोण होता है ना। तो ये आपका ए जो है आपका सही हो जाएगा। चिप्स फ्लूट को जो होता है अवरुद्ध करता है। चिप्स जो निकलेंगे ना वो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे फिर वैसे में, उससे क्या होगा? डैमेज करेगा, अवरुद्ध करेगा, रोकेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है अंतर्विनिमयता, मतलब आपका इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहा है, और सॉरी इंटरचेंजेबिलिटी के बारे। अंतर विनिर्मयता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो मानकीकरण जो होता है, विनिर्माण प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सहिष्णुताएँ होती है ना, लिमिट फिट टॉलरेंस वाला जो है वो सिस्टम पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में। तो ये जो आपका सही उत्तर है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी रॉ मटेरियल ऑफ प्रोड्यूस पिग आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस? तो पिग आयरन जो निकाला जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस के बाद में, तो कौन सा उसका कच्चा पदार्थ होता है? तो कच्चा पदार्थ जो होता है आयरन ओर होता है। आयरन ओर से ही उसको स्मेल्टिंग प्रोसेस में डाल के उससे पिग आयरन को निकाला जाता है। तो ये जो है आपका सही उत्तर है। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है द टेनेसिटी ऑफ अ मेटल कैन बी सिग्निफिकेंट रेड्यूसेस ड्यू टू। टेनेसिटीज क्या होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें क्या होता है, मेटल कैन बी सिग्निफिकेंट रेड्यूस। टेनेसियस जो मेटल होता है उसमें क्या होता है कि जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है ना, तब जाके क्या करता है वो आपका टेनेसिटी जाती है। टेनेसिटी की जैसे आपका रॉट आयरन होता है ना, रॉट आयरन जैसे ही आपका टेनेसिटी में भी होता है ना, टेनेसियस जो मेटल होते हैं उसमें। तो यही पूछ रहा है सिग्निफिकेंटली रेड्यूस ड्यू टू, कैसे उसको कम किया जाएगा? तो अंदर इंटरनल क्रैक्स को हटाएंगे ना हम, तो उसमें फिर ठीक हो जाएगा। तो बी जो है आपका सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका वन ऑफ द डिसएडवांटेज मतलब हानि पूछ रहा है, यूजिंग एन एडजस्टेबल रेंच ऑन वेरी टाइट और नट और बोल्ट इज दैट इज़ माइट, मतलब क्या होगा बोल के पूछ रहा है, क्या हो सकता है यदि आप जो एडजस्टेबल रेंच से
ज़्यादा ही टाइट कर देते हो तो वो क्या करेगा, स्लिप हो सकता है और नट और बोल्ट को ख़राब कर सकता है या डैमेज कर सकता है। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, इन दी सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री। 1 रेडियन का पूछा है, वैल्यू डिग्री में कितना होता है, तो 180/π होता है ना। वहीं आपका रेडियन के जगह 1 डिग्री का मतलब पूछता है, जैसे 30 डिग्री के बराबर कितने रेडियन होते हैं, तो आपका π/6 होता है, ऐसे करके होता है ना। तो इसने क्या हुआ, इसका पूछ लिया 6 बराबर मतलब ऐसे करके आ गया, समझ रहे हो ना। 1 डिग्री का पूछ लिया तो आपका 180/π हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, डिफरेंट स्पिंडल स्पीड इन बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन आर अटैच्ड बाय। तो उसमें आपका कब आएगा डिफरेंट स्पिंडल स्पीड, जब आएगा जब आपका बेल्ट का पोजीशन मतलब स्टेप पुली के साथ अटैच रहेगा, तभी आपका अलग अलग स्पीड का आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। तो वही है आपका सी में, चेंजिंग द बेल्ट पोजीशन इन द स्टेप्ड पुली। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर पे। 3 जो मतलब 3 जबड़े वाले चक की तुलना में 4 जबड़े वाले चक का मुख्य लाभ क्या है। तो 4 जबड़े में क्या होता है ना, हाई एक्यूरेसी होती है कंपैरिजन टू 3 जबड़े वाले चक के मुकाबले। तो अधिक परिशुद्धता और दक्षता होती है 4 जबड़े वाले चक में। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन टेपर टर्निंग यूजिंग द कंपाउंड स्लाइड मेथड, जब आप टेपर टर्निंग कर रहे हो और कंपाउंड स्लाइड मेथड का इस्तेमाल करते हो, तो कंपाउंड स्लाइड इज सेट एट एन एंगल इक्वल टू। तो उसमें आपका हाफ एंगल ऑफ द टेपर, जितना आपका रहेगा टेपर टर्निंग करने का उसका हाफ एंगल में सेट करके हम उसमें टेपर टर्निंग करते हैं ना। तो वही कंपाउंड स्लाइड सेट एन एंगल पूछ रहा है, तो हाफ रहेगा, हाफ एंगल ऑफ द टेपर। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है। ये कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना, जैसे दुर्घटना किसी भी प्रकार की होती है ना, तो उसके पीछे कारण पूछ रहा है सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है। तो वही होता है आपका असुरक्षित तरीके से कार्य करोगे, या फिर वहाँ पे परिस्थितियाँ वैसी रहेगी, या फिर हमारी कुछ गलती अपनी ह्यूमन मिस्टेक्स जो होती है उसके कारण ही होता है। तो वही चीज़ है, असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और मानव त्रुटियाँ, जिसके कारण जो होता है आपका दुर्घटना होता है। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लोहे की तुलना में इस्पात की आघात वर्धनीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ना। तो इस्पात जो होता है उसमें लोहे की तुलना में अधिक आघात वर्धनीय होता है ना, मेलेबल ज़्यादा होता है इस्पात। बी जो है आपका सही उत्तर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका फंडामेंटल यूनिट पूछा है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट। तो आपका लेंथ जो है, लेंथ मास टाइम, इन तीनों में आपका रहता है। और फोर्स, ये बाकी सारे ड्राइव्ड यूनिट हैं, तो फंडामेंटल पूछ रखा है, आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज अ हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर डिफर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डिवाइडर। तो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर जो होता है स्टैंडर्ड डिवाइडर से कैसे आपका अलग होता है, उसके बारे में पूछा है। तो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर में जो होता है, एक आपका बेंटलेक होता है जो कि एज के साथ उसको गाइड करता है पैरेलल लाइन खींचने के लिए, है ना। सो आपका ये में वही दे रखा है, इट हैज़ 1 बेंट लेग, मतलब टेढ़ा पैर होता है, और साथ ही आपका उसका वो क्या करता है, वो गाइड करता है पूरे एज के साथ में, किनारे के साथ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, में पाइपों के बाह्य भाग की जांच की जाती है ताकि उसमें निघर्षण, संचारण, क्षरण, ये आपका विजुअल इंस्पेक्शन होता है, जिसमें आप देखोगे तो उसमें क्या मतलब संचारण है, निघर्षण है, या फिर क्षरण है, या फिर कुछ भी दृश्यमान दोषों के संकेत जो हैं वो आसानी से देख सकते हो। तो विजुअल इंस्पेक्शन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका लिखा है, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन की सही विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। मल्टी स्पिंडल में क्या होता है ना, एक ही आपका हेड रहेगा, उसमें कई सारे स्पिंडल आरोपित होते हैं या लगे होते हैं। तो बी में आपका है वो सही उत्तर है, एक ही ड्रिल हेड पर कई स्पिंडल आरोपित होते हैं ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 36 नंबर है आपका, का उपयोग करके, खाली स्थान है ना, का उपयोग करके संवातन के साथ साथ छतों, मृदा अपशिष्ट से वर्षा जल की निकासी के लिए किया जाता है। तो ये पाइप के बारे पूछ रहा है, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है छतों या फिर मृदा या अपशिष्ट वर्षा जल की निकासी के लिए किया जाता है एस्बेस्टस का, है ना। कहीं कहीं पे आपको पीवीसी के पाइप के भी मिल जाएंगे, है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसी के जाओगे तो एस्बेस्टस पाइप ही दे रखा है।
क्योंकि पीवीसी पाइप आजकल देखोगे ना तो ज़्यादातर आपको पीवीसी पाइप मिलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 37 नंबर है, पाइप निरीक्षण के दौरान निरीक्षक उचित सामग्री या वेल्डिंग तकनीक के बाद भी वेल्ड C1 के स्थानीयकृत संचालन देखता है। निम्नलिखित में से कौन सा? जब आप वेल्डिंग कर लिए होते हो उसके बाद भी उसमें कुछ संचालन मिलता है तो उसका मेन डिफेक्ट का कारण पूछ रहा है कैसे आया, तो वो होता है असमान धातु संपर्क के कारण गैल्वेनिक संचालन। मतलब सही तरीके से वो बैठ नहीं पाया ना, जिसके कारण उसमें कोरोजन हो गया है ना, क्षरण हो गया उसका। तो बी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका 38 नंबर है, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है या लाभ लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा तो होता है आपका तत्कालीन सहायता जो दी जाती है उसी को, या फिर जो सहायता दी जाती है और साथ ही क्षति को जो कम किया जाता है वही आपका प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य लाभ होता है। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो साइज ऑफ चैन रेंज आर डिजाइन बाय द, चैन जो रेंज होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पाइप होल्ड जो कर सकता है उससे किया जाता है। तो इसका आंसर जो बी दे रखा है वो गलत है, आपका डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन वर्कर स्टे अपडेटेड अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी एंड PPE यूजेज? तो जो वर्कर है वो कैसे अपडेटेड रहेगा या उसको जानकारी कैसे रहेगा वर्क प्लेस में क्या सेफ्टी लेना है और कौन से PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो यूज़ करने हैं? तो उसके लिए होती है एक सेफ्टी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके लिए एक एजेंसी बनी होती है, रेगुलेटरी एजेंसी होती है, वही उस चीज़ को प्रोवाइड करती है आपका जो वर्क प्लेस सेफ्टी और PPE कैसे यूज़ करना है उसके बारे में ना। तो आपका डी जो है आपका सही उत्तर है, बाय गेटिंग सेफ्टी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेगुलेटरी एजेंसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, इन जनरल टर्निंग ऑपरेशन पे आ गया। तो कटिंग टूल शुड बी सेट, तो वो जो होता है एग्जैक्ट सेट किया जाता है सेंटर हाइट पे, है ना। तो आपका बी जो है आपका सही उत्तर है। आपका टूल के बारे कह रहा है, जो आपका टूल होता है लेथ मशीन में जो टूल सेट किया जाता है टर्निंग करने के टाइम पे, तो एग्जैक्ट जो सेंटर हाइट होता है ना वहीं पे सेट करके उस पर टर्निंग करी जाती है या फेसिंग करी जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इवन टेपर टर्निंग हो गया, किसी भी प्रकार की उसमें काम करी जाएगी सेंटर हाइट पे ही रहेगा, अदरवाइज वो डिफेक्ट क्रिएट करेगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, 325 mm व्यास वाली एक घिरनी होगी 25 mm मोटे थिकनेस के पट्टे से आपका 1375 mm व्यास वाली दूसरी घिरनी का चालन करती है। तो चालक प्रति मीटर, ये आपका स्पिंडल स्पीड हो गया। चल चाल पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका ना फॉर्मूला होता है आपका, जैसे यहाँ रखोगे D1/D2 इज इक्वल्स टू N2/N1, और थिकनेस जो है ये कांस्टेंट है, तो थिकनेस इसी के साथ ऐड होता है ना, ये T ऐड होता है और यहाँ भी T, तो ये दोनों का जो है कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए इसको नहीं लिख के सीधा हम कर देते हैं 325/1375 इज इक्वल्स टू D1/D2, अच्छा N2/N1, N1 हमारा कितना दे रखा है 400 दे रखा है ना, तो आप सीधा काट दो 325 × 400/1375, जब इसको काटोगे तो आपका 100 आएगा ना। इससे देखते हैं तो ये आपका 4 बार में चला जाएगा, 4 बार में, और इससे आपका ये 100 बार में है ना, तो ये आपका 100 जो दे रखा है वो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, द जॉ इन 3 जॉ सेल्फ सेंट्रिक चेयर आर एक्चुएटेड बाय, तो आपको सेल्फ सेंट्रिक चेक जो होता है 3 जॉ चेक, उसी को सेल्फ सेंट्रिक चेक बोलते हैं। उसको कैसे जो मतलब वो एक्चुएटेड कैसे होता है, तो वो स्क्रॉल के द्वारा होता है ना, तो ये जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, परिष्करण कार्य मतलब फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए किस प्रकार का खराद उपकरण सबसे उपयुक्त होता है? तो परिष्करण के लिए, फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए उसमें आपका राउंड नोज का होता है ना, डी जो आपका सही उत्तर है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी रेशियो इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ ए ड्राइविंग पुली एन, जैसे अभी मैंने लिखा है N1/N2 इज इक्वल्स टू D2/D1 है ना, उसमें टाइम को जोड़ रखा है, तो टाइम जो होता है थिकनेस के साथ जुड़ता है ना, तो यही चीज़ हो जाएगा ये आपका। हाँ तो यही है, थोड़ा सा अपोजिट है बस, है ना, तो इसको जैसे आप लेके आओगे ना तो इसी तरह से आ जाएगा। इसको N2/N2 ये आपको ऊपर चला जाएगा D1/, हाँ सही है, ठीक है ना।
बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर पे। सो व्हाट इज़ द नॉमिनल साइज इन टर्म ऑफ लिमिट एंड फिट। तो नॉमिनल साइज पूछ रखा है, तो नॉमिनल साइज जो होता है, जो थ्योरेटिकल या एग्जैक्ट साइज जो होता है, कुछ भी हम लिमिट उपयोग करने से पहले जो होता है वही आपका नॉमिनल साइज होता है। तो आपका बी जो आपका सही उत्तर है, द थ्योरेटिकल और एग्जैक्ट साइज ऑफ ए पार्ट बिफोर अप्लाइंग लिमिट, है ना। तो जैसे ऑप्शन डी दे रखा है, एक्चुअल साइज होता है मेजरमेंट, ये तो पार्ट, ये आपका एक्चुअल साइज होता है ना। नॉमिनल साइज होता है जो आपका मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो होता है वो आपका नॉमिनल साइज होता है ना। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे यदि लेथ में अनुचित तरीके से मशीनीकृत या क्षतिग्रस्त लेथ बैक प्लेट का उपयोग किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा। जब भी आप लेथ मशीन में अनुचित तरीके से मशीनीकृत करोगे या क्षतिग्रस्त या डैमेज लेथ बैक प्लेट का उपयोग करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका वाइब्रेशन करेगा और साथ ही आपका रन आउट करेगा। तो वही आपका ए में आपका कंपन और रन आउट करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंजीनियरिंग में अंतर विनिर्मितता से क्या तात्पर्य है। इंटरचेंजेबिलिटी की बात कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, बिना किसी अशोधन के एक घटक को दूसरे से प्रतिस्थापित करने की क्षमता होती है। तो इंटरचेंजेबिलिटी में यही होता है कि आप उसको बिना किए हुए, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन अलोइंग मेटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई स्पीड कटिंग टूल्स, है ना। तो हाई स्पीड कटिंग टूल्स जो बनाए जाते हैं उसमें अलोइंग मेटल क्या रहता है, उसमें आपका टंगस्टन रहता है ना। तो डी जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में अंतर विनिर्मितता का मुख्य प्रयोजन है। ये इंटरचेंजेबिलिटी का ही पूछ रहा है। तो उसमें क्या होता है, मास प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट ऑफ मतलब जो है उसका लागत होता है उसको कम करने का होता है, शायद ही आपका आसानी से चेंज हो जाएगा पार्ट्स की वो होती है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है उत्पादन लागत को कम करना, तो सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका रजिस्टर दिया हुआ है, मतलब 10 ओम्स का है, 20 वोल्ट का सप्लाई है, करंट पूछ रखा है। तो V इक्वल्स टू IR होता है आपका ओम्स लो में, है ना। सो यहाँ पे V दे रखा है 20, I का पता नहीं है, I निकालना है, और R जो है ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 2 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 2 एम्पियर हो जाएगा। B जो आपका सही उत्तर है। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो विच टाइप ऑफ ड्रिल इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, है ना। सॉफ्ट और टफ मटेरियल जो होता है उसमें आपका टाइप एस टाइप का इस्तेमाल होता है ना। एन जो लिख रखा है ये गलत है। एन जो होता है नॉर्मल और लो कार्बन स्टील के लिए होता है। टी टाइप का कुछ होता ही नहीं, और एस टाइप जो होता है हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका ए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन स्पैनर और द्विषटकोणीय रिंग स्पैनर के आधार पर उसके संबंध में सामान्य विशेषता है। सो इसमें डिफरेंसेस नहीं पूछा है, क्या है उसमें सिमिलरिटी क्या होगी। जो आपके स्पैनर होते हैं जिसमें आपका कॉम्बिनेशन स्पैनर जो आपका ओपन वाला टाइप का है, डबल स्टैंडर्ड का है, और एक आपका रिंग स्पैनर है, उसमें क्या होगा, तो साइज़ जो है ना वो आपका सेम रहेगा, है ना। सो यही है, उनके दोनों सिरों का आकार जो है वो समान होता है। डी जो आपका सही उत्तर है। 54 नंबर क्वेश्चन है, वाई एज ए डॉट पंच प्रेफर ओवर ए सेंटर पंच फॉर मार्किंग विटनेस मार्क। तो सेंटर पंच के ऊपर सेंटर पंच ना दे के विटनेस मार्क के लिए जो डॉट पंच यूज किया जाता है उसका मेन कारण क्या है। तो वो होता है ये स्मॉलर पॉइंट दिखाता है और साथ ही मोर प्रिसीजन इंडेंटेशन उसमें मार्क करता है ना। तो डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 55 नंबर पे। सो इसमें प्रिंग पंच का एंगल पूछ रखा है, पॉइंट एंगल ऑफ प्रिंग पंच, तो उसका 30 और 60 डिग्री का होता है ना। और 60 डिग्री वाले को बोलते हैं हम डॉट पंच, और 30 डिग्री वाले को प्रिंग पंच। ऐसे जाओगे तो बाकी प्रिंग पंच में देखोगे तो 30 और 60 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन इस्पात की तुलना में मिश्र धातु इस्पात का लाभ नहीं है। तो यही आपका हो जाएगा 56 नंबर जो है, उच्च आघात वर्धनीयता, ये लाभ नहीं है ना। कार्बन इस्पात की तुलना में जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु मतलब अलॉय स्टील होती है, उस पर लाभ नहीं होता है। तो यही आपका उच्च आघात वर्धनीयता है ना, मेलेबिलिटी का हाई मेलेबिलिटी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 57 नंबर पे, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मोस्ट सुटेबल फॉर फ्लेमेबल लिक्विड
फायर, तो फ्लेमेबल लिक्विड जो फायर होता है उसमें आपका फॉर्म टाइप का इस्तेमाल होता है ना। बी जो आपका सही उत्तर है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ, तो जो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन होता है उसके बारे में पूछा है, उसमें क्या अलग चीज़ होती है। तो ये मतलब विशेषता पूछ रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, तो वो क्या होता है, वर्टिकल कॉलम में होता है, रिजिड सपोर्ट होता है। ये जो है आपका सही उत्तर है। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। वोल्टेज का क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में रोल, है ना। तो ये क्या करता है, पुश करता है करंट को थ्रू द सर्किट। सी जो है आपका सही उत्तर है। 60 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन ग्रूविंग ऑपरेशन। जब आप ग्रूविंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे कठिनाई क्या आती है, तो अंदर जो चिप्स चले जाते हैं ना, चिप्स को बचाने जो होता है ना डीप ग्रुप में, वही सबसे ज़्यादा होता है चैलेंजिंग वर्क, है ना। तो आपका बी जो है आपका सही उत्तर है, चीप इवैक्यूएशन एंड डीप ग्रुप। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे मेलेबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट परमिट इट टू बी हैमर्ड और रोल इनटू थिन शीट हो जाएगा, है ना। थिन शीट में आ जाएगा, क्योंकि हैमरिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तो थिन शीट का और मेलेबिलिटी में वही प्रॉपर्टी है, पतले चादरों में बनाना होता है। तो आपका बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ पे मटेरियल कंपोजिशन, स्ट्रेन रेट, प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेम्परेचर, एनवायरमेंटल फैक्टर आर द फैक्टर अफेक्टिंग। तो पूछ रहा है ये सारी चीज़ें, मटेरियल कंपोजिशन हो गया, स्ट्रेन रेट हो गया, प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, और टेम्परेचर हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। ये सारे फैक्टर जो हैं प्रवाहित होते हैं, तो वो किस किस पे होते हैं, तो वो आपका ब्रिटलनेस पे होता है, जो भंगुरता होता है उसी पे होता है। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय लोअरिंग द सिलिकॉन कंटेंट एंड बाय रैपिड कूलिंग मेकिंग इट वेरी हार्ड एंड अब्रेशन रेजिस्टेंस, है ना। सो इसमें जो आता है आपका वाइट कास्ट आयरन होता है, जिसमें आपका सिलिकॉन का कंटेंट मिलता है, और तेज़ी से यदि इसको आप ठंडा करते हैं तो बहुत ही हार्ड हो जाता है, और ये जो है अब्रेशन रेजिस्टेंस का भी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ इनवार स्टील। इनवार स्टील जो होता है विच कंटेन 36% निकेल। तो इनवार स्टील का देखोगे ना, उसका यूज जो होता है, जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपके माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ना, और उसमें निकल का 36% होता है। तो यही है मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, है ना। बी जो आपका सही उत्तर है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका कौन सी यंत्रावली प्रतिवर्ती जबड़ों को खराद चक्र में पुनः स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती है। अच्छा, लेथ में पूछ रहा है ना, कौन सी यंत्रावली कौन सी ऐसा है जिसमें जबड़े को खराद चक्र में पुनः स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती है। तो रेडियल खांचा उसमें बना होता है, और उसमें स्क्रॉल प्लेट होता है, जिसके कारण जो होता है वापसी उसमें लग सकता है ना, पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो बी जो आपका सही उत्तर है। 66 नंबर क्वेश्चन है। किसी पदार्थ विशेष रूप से धातु की वह क्षमता है जिसे बिना तोड़े या दरार हथौड़े से ठोक कर दबाकर या पतली चादरों में बोलित किया जा सकता है। तो ये मेलेबिलिटी की बात कर रहा है ना, तो कि इसमें जो पतली चादरों में उसमें कर सकते हैं। यह एक प्रकार का भौतिक गुण है जो यह दर्शाता है कि संपीड़न प्रतिबल के अंतर्गत कोई पदार्थ कितनी आसानी से विकृत हो सकता है। तो आपका मेलेबिलिटी होता है ना। तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, आघात वर्धनीयता। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका है कोण मापन की सेक्सजेसियल प्रणाली है, मतलब साष्टिक प्रणाली में पूछ रहा है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। इसका बिल्कुल छोड़ के यहाँ सीधा आ जाओ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। ये एक प्रणाली है, उसमें पूछ रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा कंफ्यूज करती है कभी कभी। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी लिमिट ऑफ कैलिपर व्हेन यूजिंग विद स्टील रूल। सो कैलिपर जो होता है यूज किया जाता है विद मतलब साथ में स्टील रूल के, तो उसमें पूछा है कि एक्यूरेसी कितनी होती है। तो स्टील रूल का एक्यूरेसी निकालो, क्योंकि आप उस पर ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हो, जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो स्टील रूल का जो होता है आपका 0.5 होता है ना। सो ये आपका बी जो आपका सही उत्तर है, 0.5 mm।
69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट सरफेस फिनिश इन टर्निंग, है ना। तो कौन सा इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करता है सरफेस फिनिश में जब आप टर्निंग कर रहे हो। तो टूल पोस्ट टाइप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे आप किस टाइप का ले रहे हो, उससे किसी भी प्रकार का कोई हानि या लाभ या किसी भी प्रकार का मतलब परिवर्तन या किसी भी प्रकार से वो अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कटिंग स्पीड उससे आपको मिल जाएगा, ज़्यादा स्पीड दोगे अब ज़्यादा मोटा रहेगा, आपका डायमीटर ज़्यादा मोटा जॉब का रहेगा और उसको आप ज़्यादा स्पीड दोगे तो आपका टूल ख़राब हो जाएगा। फीडर ज़्यादा रखोगे जॉब भी ख़राब होगा, टूल भी होगा, डेप्थ ऑफ कट में भी हो जाता है। लेकिन टूल टाइप कौन से भी टाइप, क्योंकि टूल में जो होता है ना अलग अलग टाइप के होता है, अमेरिकन टाइप का होता है, 4 वे होता है, सिंगल वे होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं ना। बाकी उसमें टूल जो यूज़ होता है वो आपका कार्बाइड ही होता है। सो आपका ये हाई स्पीड स्टील के यूज किए जाते हैं। तो 60 सी जो आपका सही उत्तर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज़ द की फंक्शन ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का मेन काम क्या होता है, तो आपका वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने का काम होता है। सो टू मेजर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। और भी सारी चीज़ें होती है इसमें, जैसे कंटिन्यूटी चेक करा जाता है। तो वो ऑप्शन में नहीं है, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाओगे तो आपका सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ यहाँ से आपका 70 नंबर से जो है 71 नंबर से जो है आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन स्टार्ट होता है। ये पीडीएफ आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट करके आपका चैनल है टेलीग्राम में, तो वहाँ से आपका मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस चीज़ को, हिंदी वाला है ना, मैं अपलोड कर दूँगा। और साथ ही या जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपका प्रोफाइल में मिल जाएगा यूट्यूब के, तो वहाँ से भी कर सकते हो, बाकी मैं डाल दूँगा तो वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का है। इसमें आपका 6 लोग हैं, 6 लोग जो हैं 7 लोग हैं जो एक मेज़ पर बैठे हुए हैं और अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं ना, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जिसमें सी जो है जी के बाएं से तीसरे है, तो सर्कुलर बना दो। सी जो है सी जी के बाएं से तीसरे, मतलब यहाँ जी होगा तो यहाँ से तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे सी है ना, तीसरे स्थान पर बैठा है। और एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पे, इसके बाएं तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा है ना। एफ यहाँ पे आ गया। टोटल लोग कितने हो गए, 4 और 3 7 हो गए। बाएं से तीसरे स्थान ई और जी का निकटतम पड़ोसी ए है, ये जी हो गया। यहाँ ई और जी का निकटतम पड़ोसी जो है ए है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद पूछा डी जो है एफ के बाएं से दूसरा है, एफ जो है इसके बाएं से दूसरा है, डी मतलब एफ यहाँ पे है, पहला दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी जो है बी के बाएं गिनने पर बी और ई के बीच कितने लोग हैं, मतलब यहाँ पे बी आ गया, कहाँ है, यहाँ पे बी हो जाएगा, एक ही बचा है ना, बाकी सारे तो बैठ गए। अब बी और ई के बीच में कितने लोग हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, ए किधर गया, ई और जी का निकटतम पड़ोसी जो है, ई और जी का निकटतम पड़ोसी एक यहाँ पे भी है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बी ये हो गया और ये हो गया, 1 2 3, सो 1 2 3, 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ना, ये जो है आपका सही उत्तर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो क्रिया विशेषण के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को आदतें ठीक से बदलनी चाहिए, सही आपका आंसर ठीक ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि गहरी तो कह नहीं सकते अवश्य नहीं, तेज़ी एक होता है ये चीज़ आ सकती है, लेकिन तेज़ी से कोई चीज़ें नहीं बदलती है, आप उसको सही तरीके से करोगे तभी जाके बदलती है। तो आपका ठीक जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखो कुक राइस वेल को TY ये लिख रखा है, जैसे कुक हो गया, राइस हो गया और वेल हो गया, इसको लिख रखा है TY DZ और MZ लिख रखा है ना। फिर दूसरे को गेट वेल सून लिख रखा है, उसके गेट वेल और सून लिख रखा है, इसको फिर वही लिख रखा है DG PO और HV। तो इसमें कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है ना। सो DG जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेल को कैसे कर सकते हैं, तो यही दोनों में कॉमन है, तो आपका वेल के लिए DG हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 नंबर है, मालाबार तट भारत के किन निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थित है? तो मालाबार जो है आपका कर्नाटक केरल के बीच में है ना। सी जो है इसका क्षेत्र जो मालाबार तट कहलाता है वो आपका केरल और कर्नाटक वाला जो एरिया है वहाँ पे कहलाता है। बाकी आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जो होता है ये आपका ये उत्कल होता है आंध्रा और इसका उड़ीसा का है ना। और ये तमिलनाडु का ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ऊपर आते हैं 5वें नंबर पे। एंटोनाइम पूछा था, मतलब अपोजिट वर्ड पूछा था। तो डिसेप्टिव का जो होता है वो ऑनेस्ट होता है ना। बी जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भीरुता। इसका भी विलोम पूछ रखा है, हिंदी का क्वेश्चन है। भीरुता का विलोम जो होता है आपका पराक्रम होता है। तो बी जो आपका सही उत्तर है। 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका देखो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें पेट्रोल टैंक को 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है, ए बी और सी है ना। 2 पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक उतने ही समय भरते हैं जितने समय में अकेले तीसरा टैंक भरता है। मतलब एक मान लो कि ए प्लस बी बराबर सी है ना। दूसरा पाइप पहले से 3 घंटे तेज़ी से भरता है, मतलब पहले पाइप 1 से तो ये आपका 2x है। और तीसरे पाइप से 1 घंटे धीमे है। तीसरा पाइप जैसे 4 है तो उससे 1 कम है, मतलब ये 3 है और ये 1 ही हो जाएगा। ऐसे करके निकालोगे, जब सॉल्यूशन करोगे तो आपका 6 आ जाएगा है ना। बी जो आपका सही उत्तर है। 8वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा है, संबंधित कौन सा है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके 36 से लेकर 51 तक आते हैं ना। ये सारे आते हैं। तो 36 से 51 के बीच में 42 ही है, बाकी सारे कम है या तो ज़्यादा हैं। तो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन की अधिवेशन में अपनाया गया था। जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 के टाइम पे, उसके बाद ही आपका स्वदेशी आंदोलन को, मतलब स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे ना। तो बी जो आपका सही हो था। बनारस में हुआ था, बनारस अधिवेशन 1905 में। तभी बोला गया था कि स्वदेशी मतलब जो अपने देश में जो निर्माण हो रहा है उन चीज़ों को, कपड़ों को या फिर खान पान का, सब चीज़ें अपनाओ बोल के है ना। तो बी जो आपका सही उत्तर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक व्यक्ति निश्चित दूरी बाइक से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और साइकिल से 10 किलोमीटर की चाल से वापस आया। तो इसमें जैसे वो ट्रैवल कर रहा है तो 40 किलोमीटर चल रहा है पहले वो बाइक से, फिर 10 किलोमीटर से वापस आ रहा है। पूरा टाइम लग रहा है 7 घंटे 45 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस निकालने का कह रहा है। तो ये घंटे को पहले हम क्या करते हैं, 7 घंटा 45 मिनट लिख रखा है, इसको पहले चेंज करते हैं। 7 घंटा तो फिक्स है, फिर ये 45 मिनट को क्या करते हैं हम 45/60 कर देते हैं। तो ये आपका 3/4 हो जाएगा है ना। 3/4 हो जाएगा। 7 चौके 28, 3 31/4 घंटे हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपका बाइक का दे रखा है तो 40 हो जाएगा। तो ट्रैवलिंग तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में, डिस्टेंस अपॉन दूरी बट्टा चाल है ना। ये 40 किलोमीटर जो है वो चाल है तो 40 हो जाएगा और दूसरे वाले का d/10 हो जाएगा है ना। अब टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमारा हो जाएगा बाइक का तो d/40 प्लस d/10 है ना। और टोटल टाइम जो हमारा 31/4 है। ऐसे जब हम निकालेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा और ये 5d/40 हो जाएगा है ना। और ये 31/4 हो जाएगा। तो 4 दाएँ 40, ये 310 हो जाएगा। 310 डिवाइडेड बाय 5, 6, 2 62 आ गया। एक साइड का है ना। तो हमारा 2 साइड का है, एक साइड का आ गया हमारा 62, तो 2 साइड का 124 आ जाएगा है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो है 124 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक कार यात्रा 1/3 हिस्सा 50 किलोमीटर में है, शेष दूरी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और एक और जो है उसमें 70 किलोमीटर की चाल से करता है। कार की औसत चाल निकालना है, कितना होगा है ना। एक एक करके हम टाइम निकालेंगे ना। तो 1/3 जो है देखो पहला हिस्सा 1/3 कर रहा है ना,
एक तिहाई का मतलब हो जाएगा D/150 हो जाएगा। दूसरा जो है आधा हिस्सा कर रहा है, मतलब D/ये 120 हो जाएगा, है ना। सॉरी शेष दूरी आधा का मतलब ये आपका 180 का आ जाएगा, है ना। 180 हो जाएगा। शेष दूरी मतलब एक तिहाई का ही कर रहा है वो 60 किलोमीटर। जैसे आप क्या करोगे, एक तिहाई डिवाइडेड बाई 60, तो आपका आ जाएगा ना 180 करके, तो वही आपका मैंने सीधा लिख दिया। और एक जो आ जाएगा आपका 70 का है, तो इसका भी है शेष दूरी। उसके बाद जो बच रहा है, मतलब एक तिहाई में भी जो बच रहा है, तो आपका 1/210 आ जाएगा ये, है ना। अब जब इतना आ गया टोटल टाइम का, ये तीनों के तीनों आ गए, तो तीनों को आप ऐड कर दो टोटल टाइम का, T1 + T2 + T3। सो इसमें D कॉमन रहेगा, इसको निकालेंगे तो हमारा आएगा D/150 + D/180 + D/210, है ना। T1 की टोटल टाइम कर देता हूँ, T1 + 2, तो यहाँ D कॉमन कर देते हैं, और ये इस पे से 1/150 हो जाएगा, है ना। 150 + 1/180 + 1/210। अब जब हम इसका LCM लेंगे तो हमारा 6300 आएगा LCM। फिर इसको काटते हैं हम, तो ये 42 बार में जाएगा, प्लस ये आपका जाएगा 35 बार में, और ये 210 जो जाएगा ये आपका 30 बार में जाएगा, है ना। तो ये तीनों मिला के टोटल जो हो जाएंगे 107 हो जाएगा, और ये आपका 6300 है ना। सो आपका टोटल टाइम जब निकालेंगे तो ये आपका साथ में D भी है ना, तो ये आपका D = जो निकल जाएगा, एवरेज स्पीड अब निकालेंगे। ये तो हमारा आ गया। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे ना, तो एवरेज स्पीड = आ जाएगा 6300/107 आ जाएगा, है ना। इसको जब काटोगे तो आपका 59 पूरा नहीं आता है, कुछ कम आता है, 58.8 आएगा, है ना। तो आपको 59 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे सुकेश जो है 5550 में एक इलेक्ट्रिक कुकर खरीदता है, जिसको 15% हानि पर बेचता है। इलेक्ट्रिक कुकर का सेलिंग प्राइस कितना होगा उसके बारे में पूछ रहा है, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 15% निकालोगे तो आपका इसका आ जाएगा 5550 × 15% होता है आपका 3/20, है ना। इसको काट दो, यहाँ से कट गया 3/2, इसको आप काट दो 1.5 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो 15×5 = 75, 15×5 = 75, 15×5 = 75 और 7 82, 82 हो गया। उसके बाद हाथ में जो है 15×5 = 75, है ना, और 7 82, हाथ में आपका 8 हो गया। 15×5 = 75, क्या पूछ रहा है, हानि है ना। हाँ, तो बाद में आपको माइनस करना पड़ेगा उससे। 15×5 = 75, हाथ में हो गया 7, 15×5 = 75 और 7 82। तो इसमें आपका वही है, 15% हानि लगा दो ना, इसका 15% जो है, दोबारा कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे रह गया। सो आपका फाइनली जो आता है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 832.5 आता है ना। सो 5550 में से आप जब माइनस करोगे तो आपका 4717.5 आएगा। C जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये आपका है 13 फरवरी 2025 में धर्म गार्जन अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ पे हुआ था। तो धर्म गार्जन करके एक्सरसाइज हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, माउंट फूजी जो जापान में है वहाँ पे हुआ था। B जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो कच्छ एक्सप्रेस करके एक मूवी थी, जिसके लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार हुआ था, जिसमें से आपका कच्छ एक्सप्रेस को दिया गया था। उसमें से पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, तो वो आपकी मानसी पारेख थी, है ना। ये जो आपका सही उत्तर है। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल की धारा की चाल से अनुपात 5:2 है। यदि नाव 4 घंटे हो गया
में धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की यात्रा करती है तो विपरीत में कितना करेगी? दिशा में नाव की चाल, अच्छा चाल याद करना है ना। उस साइड का दे रखा है, यदि नाव 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाता है ना, विपरीत दिशा में कितना होगा उसके बारे में पूछ रहा है। इसका सीधा है, डिफरेंस निकालो यार 5 से 3 का, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका उससे आ गया। और दूसरा आप यदि करना चाहो तो एक और है जिसमें आपका ये जैसे 5 और 2 का जो रेशियो है, 5-2 का, एक आपका स्टील वाटर का हो गया, मतलब रुका हुआ पानी में हो गया है ना, और एक आपका बहता हुआ पानी में हो गया, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अपोजिट में आपका डाउन स्ट्रीम में ये आपका 2 हो जाएगा। तो जब हम निकालेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 7x टोटल हो जाएगा। और जब टोटल हमारा दिया 28 का है ना, 28 का 4 घंटे लगते हैं, तो उसमें आपका 7 आएगा, 7x बराबर 7 है, x = 1 आ जाएगा है ना। और तो एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल स्पीड निकालेंगे है ना, तो उसमें 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका बराबर 2 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 का है, वही आपका सही है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। एक ए वस्तु को बी को जैसे 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 30% हानि पर बेचता है, और सी जो है डी को 30% लाभ पर बेचता है। यदि ए और सी के बीच जो है 656 का अंतर है, तो सी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य निकालना है तो ये बाय ऑप्शन ही आपको करना पड़ेगा। तो बाय ऑप्शन जब आप करते हो, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन बाय ऑप्शन करते हो तो आपका हो जाएगा है ना। मान लिया जाए आपका, इसमें आप 100 मान के चलो, ठीक है। जैसे इसमें क्रय मूल्यों का आप 100 मान के चलो, जैसे 100 मान के चलते हो, तो ए जो है वो बी को बेचता है 10% लाभ पे। ये आपका ए है, इसको सॉरी हाँ ए है, ए बी को बेचता है ना 110 रुपये में, 110 रुपये में। ए जो है ये बी को बेच दिया है ना, बी जो है सी को बेचता है 20% हानि पे। इसका 20% निकालोगे 1/5 का है ना। तो ये 5 आया था, 5 दूनी 10, मतलब ये 22 रुपये का लॉस लिखा है, मतलब 88 रुपये में बेच दिया ये, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें 30% का लाभ कमा रहा है, 3/10 का है ना। 8 8 8 24 8 24 और 2 26, मतलब 27 रुपये के आसपास ऐड करो, 88 से 27 रुपये ऐड करो है ना। और ए और सी का बस मतलब यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस 626 का है। जितने का डिफरेंस होगा 626 बाद में मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 3520 आ जाएगा है ना। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे एक सोने की दुकान में किसी आभूषण के 3 क्रमिक छूट जाती है, जिसमें 2%, 5% और 10% दी जा रही है। उसका अंकित मूल्य दे रखा है 4000। तो क्रमिक छूट के बाद इसका मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले 2% निकालो 4000 का, नहीं तो आप सीधा कर सकते हो, 1/50 हो गया है ना। 1/50 मल्टीप्लाई 1/20 माइनस करना है ना, हाँ माइनस करना होगा, ठीक है। पहले छूट कर लेते हैं, बाद में माइनस कर देंगे। और आपका 10% 1/10 है ना। 1 2 3 जीरो काट दो, 1 2 3 जीरो गए हैं है ना। 5 दूनी 10, 10 आया, इधर 4 आया। इसमें जो है अलग तरीके से किया है। पहले 4000 का 2% निकाला है, 2% का छूट निकाला है, मतलब 1/50 निकाल दिया है ना। तो इसे काटोगे तो 80 आ जाएगा है ना। 8/50, 4000 में से 80 को माइनस किया तो आपका आ जाएगा कितना, 3920। फिर इसका 5% निकाल रहा है 1/20, तो 2 से कट गया 20। फिर इससे काटोगे तो 1 200 है ना, 100 88 90 96 196, ये माइनस करो। फिर ऐसे करके निकालोगे तो आपके 3551 आएगा है ना। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधारित निम्नलिखित 4 समूह योग्यों में से निश्चित तरीके से समान है। ये चारों जो हैं किसी न किसी तरह से समान है, एक जो है उसमें से डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? इसमें हम जाते हैं ए से सी पे जाते हैं तो 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है। के से के में सेम है तो ये नहीं चलेगा। ए से एफ में जाते हैं तो बी सी डी ई 4 का डिफरेंस है, फिर एफ है ना। के से पी पे जाते हैं तो के एल
LMNOP, हाँ तो ये तो बैठ गया। एल पे देखते हैं तो LMNOP, यहाँ 3 का डिफरेंस है। लास्ट वाले पे देखते हैं QRSTUV, तो ये आपका मतलब ये जो है सी वाला वो आपका गलत है, बाकी सारे सही है ना। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का था, तो इन स्पाइट ऑफ आ जाएगा। द हम्बल ऑर्गेनाइजेशन न्यूमरस अर्ली सेटबैक हिज करियर, अपने करियर में शुरुआती दिनों में अच्छा सेट हो, इंक्लूडिंग 3 फेल्ड बिजनेस, उसमें इंक्लूडिंग मतलब 3 बिजनेस में फेल्ड हो गया, जिसमें सेवर इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ दिमागी तौर पे। रोहन इमर्ज इन वन, मतलब कंट्री का एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के निकल गया है, तो आपका इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा। बी जो आपका सही उत्तर है ना। 20 नंबर क्वेश्चन में है, तो ये आपका है पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसमें 3 और 5 घंटे लगते हैं ए बी करके। आप पाइप टी जो है 10 घंटे में खाली कर देता है। 3 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, उसके बारे में पूछा है। तो आपका डी जो है आपका सही उत्तर है, 2.4/13 आ जाएगा। इसका निकालोगे आपका पाइप आर एस का पहले निकालोगे, आर एस का 3 है 5 है, ये दोनों आएंगे 15 आ जाएगा, 5 का आएगा, इसका 3 का आ जाएगा, है ना। तो ये 15/8 हो जाएगा पहले। फिर ये अच्छा एक खाली कर देता है, एस भी है इसमें, है ना। कौन सा है, एक मिनट, टी है ना, RST है ना। ये 3 है, ये 5 है और ये 10 है। माइनस कर तीनों का निकालते हैं, 10 × 5 = 50, 10 या 30 आ जाएगा, है ना। फिर इसमें 5 10 6 3, 10 6 16 में से 3 गया, तो ये आपका आ जाएगा 13। तो ये आपका 30/13 आ गया। तो इसका आप निकालोगे तो पूर्णांक में ये आएगा 13 दूना 26 और 4 60 है, जो 30/13 हो जाएगा, है ना। तो ये डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30/13 को आप यदि पूर्णांक में चेंज करोगे तो आपका यही आएगा, है ना। जैसे 13 दूना 26 + 4 30, 30/13 है ना। तो डी जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या किस नंबर क्वेश्चन में, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर मूवी कंटारा। मूवी कंटारा के लिए बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था, एक्टर अवार्ड मिला था 70 नेशनल फिल्म अवार्ड में, तो उसके लिए ऋषभ शेट्टी को मिला था, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और महिला को किसको, मानसी पारेख को मिला था, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरेटरी वाज क्रिएटेड 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 14वां जो आपका अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें एक नया यूटी बना था, यूनियन टेरेटरी बना था, तो आपका पुडुचेरी बना था। ये आपका पड़ता है तमिलनाडु के बिल्कुल चेन्नई में पड़ता है ना। तो डी जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सो आपका ये है 23 नंबर, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ द स्मॉलेस्ट बाय लैंड एरिया। लैंड एरिया में सबसे छोटा जो है वो आपका मालदीव है ना। इनने भूटान मार रखा है, तो भूटान हो सकता है, मालदीव आया नहीं होगा दिमाग में, या फिर वो टापू कंट्री ऐसे सोचा होगा कि टापू है बोल के, तो आपका सी जो है आपका सही उत्तर है। मालदीव जो है छोटा कंट्री है बाय लैंड के हिसाब से। 24 नंबर क्वेश्चन है, 12,500 में एक पुराना लैपटॉप खरीदा, उसमें कीबोर्ड का मरम्मत कराया, 2500 रुपये खर्च लगाया, टोटल कितना हो गया, उसका खर्च हो गया 15,000 रुपये, है ना। उसको 3,000 का प्रॉफिट में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15,000 का 3,000 रुपये निकालना है ना। 3,000 रुपये वो कमाया है एक्स्ट्रा, तो 15,000 का 3,000 कितना होगा, तो 20% जो होता है वो 3,000 होता है, 1/5 3,000 आ जाएगा। तो 20% जो है आपका सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर का गिनती केवल बाएं से दाएं करना है, मतलब इधर से इधर करना है ना। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक है ना। अक्षर मतलब ABCD लिख रखा है, ये अक्षर है, और जो हैज़ लिख रखा है, स्टार लिख रखा है, यूरो लिख रखा है, लेस देन लिख रखा है या इक्वल लिख रखा है, वो आपके प्रतीक हैं। तो ऐसे कौन से है जिसमें एक अक्षर और उसके ठीक बाद जो है एक आपका प्रतीक है ना। तो इसमें से देखते हैं, तो इसमें से आपका एक ही ऐसा है जो आपका यहाँ पे है परसेंटेज और प्लस वाला, उसके अलावा कोई सा भी नहीं है जिसमें आपका उसके ठीक पहले परसेंटेज के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक जो है आपका प्रतीक है ना। एक हो जाएगा, तो बी जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका है एज ऑफ 2022 मतलब 2022 के टाइम पे इंडिया जेंडर इंडेक्स
इनइक्वालिटी इंडेक्स है ना, आउट ऑफ 193 कंट्री। तो 2022 में पूछ रहा है जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स क्या था 193 कंट्रियों में से, 193 देशों में से, तो 108 का है ना। तो डी जो आपका सही उत्तर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजी जड़ों की विशेषता नहीं है। तो इसमें यही आपका ये इन जड़ों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, वृद्धि होती है सॉरी, है ना। एक बीजीय जड़ जो होती है उसकी विशेषता नहीं है, तो नहीं कौन सा है, वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है ना, वृद्धि नहीं होती है उसमें, सिंगल ही होती है। तो ये जो आपका सही उत्तर है। 28 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका है 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस द्वारा प्रयागराज से हैदराबाद तक 3456 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सो ये मीटर सेकंड में दिया है, 1 किलोमीटर में दिया है। तो पहले आप इसको चेंज करो, 3456 को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करो, उसके लिए 5/18 से करो, और ये आपका 40 ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है, तो 40 से फिर डिवाइड करो। इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 × 8 = 40, 8 18 144 है ना। तो ये आपका 24 घंटे आ जाएगा फाइनली। आप कर भी सकते हो खुद से, मैं साफ साफ लिख देता हूँ। ये आपका 3456 गुने 5/18 डिवाइडेड बाई ये 40 है ना, मीटर सेकंड में आ जाएगा फिर उसको, तो आपका 24 घंटे आ जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका थोड़ा फिगर बेस्ड फिगर बनाना पड़ेगा। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जैसे G-T है ना, फिर उसके बाद हैश दे रखा है। तो जैसे G-T में आओगे तो इसमें आओगे, तो इसका मतलब क्या है, G जो है T का भाई है। इधर G हो गया, इधर T हो गया, दोनों भाई बहन हो गए, भाई हो गया है ना, भाई बहन। फिर T जो है Y का क्या है, T हैच, ये मतलब ये क्या है, पुत्री है, मतलब ये बहन है। सो ये ऊपर जो आ जाएगा Y आ जाएगा, है ना, Y के पुत्री T है। अब Y × N है, Y × N मतलब ये वाला पत्नी है, तो ये Y जो है N की पत्नी है ना। और N - V = भाई है, N का जो भाई है वो आपका V है। अब पूछ रहा है ये G का जो रिलेशन है V से क्या है, G का V से क्या संबंध है, तो इससे पूछ रहा है, इससे क्या संबंध है, तो ये जो है इसके भाई का पुत्र है, तो भाई का पुत्र हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, ये लिसन टू द आ जाएगा, ये इंग्लिश का फिल इन द ब्लैंक्स का, नो आर्टिकल का इसमें है ना। नो आर्टिकल इज नीडेड, सेलेक्ट नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, तो है ना। यदि नहीं है तो आप उसको कर सकते हो। बाकी इसमें द का चाहिए होगा, क्योंकि आप चीज़ों पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का यहाँ लिख रखा है, कुछ चीज़ों पे प्रभावशाली डाल रहा है, उसके लिए आपका द जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होता है ना। ये आपका PDF जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट करके है, टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको मिल जाएगा। ये मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो PDF भी, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। धन्यवाद, जय हिंद।